ठंड में खुले छत पर खाना बनाने वाली देवरानी। राधा स्वेटर पहने हुए अपने कमरे से बाहर निकलती है और आटा गूंथ रही अपनी माँ से कहती है, माँ आज कितनी ठंड है ना, देखो बाहर हल्की हल्की धूप निकल आई है। ऐसा करती हूँ कि बाहर वाले चूल्हे में ही आज खाना बना लेती हूँ। ठीक है राधा, मैंने लकड़ियाँ बाहर ही सूखने के लिए रख दी हैं। जल्दी से खाना बना ले, देर मत करना, तेरे पिताजी को भी काम पर जाना है। हाँ माँ, बस मैं अभी बना लेती हूँ। अब राधा अपने आंगन में बने हुए चूल्हे के पास जाती है। पहले वो झाड़ू लगाती है, उसके बाद लकड़ियां लेकर आती है और चूल्हे में लकड़ियां लगाकर चूल्हा जला लेती है। फिर वो चूल्हे पर सब्जी बनाने लगती है। थोड़ी देर में सब्जी बन जाती है। फिर वो रोटी बनाना शुरू करती है। तभी उसकी सहेली पूनम आती है और कहती है, अरे राधा, तू खाना बना रही है? हाँ पूनम, और तू बता कैसी है? यार मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन तुझे पता है कि आज हमारे गाँव में मोहन चाचा के घर गैस चूल्हा और सिलेंडर आया है। राधा डर जाती है और कहती है, यार पूनम, तू मुझसे गैस और सिलेंडर की बातें मत किया कर, मुझे बहुत डर लगता है। राधा भूल भी जा उस बात को, लेकिन तू मुझसे ये सब बातें मत किया कर। ठीक है बाबा, नहीं करूंगी। अच्छा ला, मैं तेरे साथ रोटी बनवा लेती हूँ। ठीक है, ये ले। पूनम राधा के साथ रोटियां बनवाती है। उसके बाद पूनम चली जाती है। राधा चूल्हे के पास ही चटाई बिछाकर अपने माता पिता और अपने छोटे भाई के लिए खाना लगाती है। सभी लोग खाना खाते हैं। तब राजू कहता है, दीदी चूल्हे के पास खाना खाकर कितना अच्छा लगता है ना, ठंड भी नहीं लगती और ये गरम गरम चाय, मजा आ गया। हाँ राजू तो सही कहता है। सभी लोग खाना खाते हैं। तभी ममता कहती है, राधा बेटा, तुम्हें पता है ना कि आज रात मुखिया जी की बेटी की शादी है और हम सबको वहाँ चलना है। और जी आप भी मत भूलना, जल्दी घर आ जाना। हाँ ममता, अच्छा किया जो तुमने याद दिला दिया। मैं जल्दी आ जाऊंगा। हम सभी रात को मुखिया जी के यहाँ की शादी में चलेंगे। अब रात को सभी लोग तैयार होकर मुखिया जी के घर मुखिया जी की बेटी की शादी में पहुंचते हैं। राधा वहां पर अपनी सहेलियों से हंसकर बातें कर रही थी। उस शादी में अनिल भी अपने परिवार के साथ आया हुआ था। अनिल राधा को लगातार देख रहा था। तभी अपर्णा कहती है, क्या बात है देवर जी, मैं देख रही हूँ कि उस लड़की से तो आपकी नजर ही नहीं हट रही है। भाभी देखो ना, वो लड़की कितनी सुंदर है और उसकी हंसी कितनी प्यारी है। भाभी, मुझे तो वो लड़की बहुत पसंद आ रही है। चलो शुक्र है भगवान का कि आपको कोई तो लड़की पसंद आई देवर जी। मैं अभी माँ जी से जाकर बात करती हूँ और उस लड़की से आपका रिश्ता पक्का करवाती हूँ। ये सुनकर अनिल खुश हो जाता है और उसके बाद अपर्णा अपनी सासू माँ के पास जाती है और कहती है, सासू माँ, उस लड़की को देख रही हो? देवर जी को वो लड़की बहुत पसंद है और सच कहूँ तो मुझे भी लड़की बहुत अच्छी लग रही है। हाँ बेटा, मैं भी उसे देख रही हूँ, लड़की तो सच में बहुत अच्छी है। ऐसा करते हैं कि शादी निपटा कर हम कल सुबह उसके घर चलेंगे और रिश्ते की बात कर लेंगे। अगले दिन सुबह ही मुखिया जी से राधा के घर का पता पूछकर सभी लोग राधा के घर जाते हैं। तब राधा की माँ राधा से कहती है, राधा जा जरा चूल्हे पर सभी के लिए चाय और पोहा तो बना कर लिया। जी माँ। राधा बाहर चूल्हे पर चाय और पोहा बनाने के लिए चली जाती है। तभी अनिल की माँ ममता से राधा के रिश्ते की बात करती है। ये सुनकर ममता बहुत खुश हो जाती है और कहती है, बहन जी, आप जैसे अच्छे घर में मेरी बेटी बहू बनकर जाए, इससे अच्छी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। राधा भी चाय पोहा लेकर आती है और सभी को खिलाती है। इस तरह राधा और अनिल का रिश्ता पक्का हो जाता है। अब दोनों घरों में शादी की तैयारी होने लगती है। 2 महीने के अंदर ही दोनों की शादी हो जाती है और राधा दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ जाती है। गृह प्रवेश के बाद राधा बहू, अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। अपर्णा बहू तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देगी। अपर्णा राधा को उसके कमरे तक छोड़ती है और कहती है, राधा, किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। ऐसा कहकर अपर्णा चली जाती है। थोड़ी देर बाद अनिल कमरे में आता है। वो दोनों आपस में बातें करते हैं। तब अनिल कहता है, राधा, मैं तो तुम्हें देखते ही दिल दे बैठा था और मैंने सोच लिया था कि शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा। अनिल की बात सुनकर राधा शर्मा जाती है। अगली सुबह राधा सोकर उठती है और तैयार होकर हॉल में आती है। तब राधा की सास कहती है, राधा बहू, मोहल्ले की औरतें अभी आती ही होंगी। आज तुम उनसे मिल लो और फिर कल हम तुम्हारी पहली रसोई का पूजन करेंगे। जी माँ जी। तभी वहां पर अपर्णा सभी के लिए कॉफी लेकर आ जाती है। वो सभी को कॉफी देती है। राधा कॉफी पीते हुए कहती है, भाभी, मैं भी आपकी मदद कर दूं? अरे देवरानी जी, इतनी जल्दी क्या है, आज तो आपका ससुराल में पहला दिन है। खाना मैं बना लूंगी। वैसे कल आपका चूल्हा पूजन और पहली रसोई है, आप खाना कल ही बनाना। थोड़ी देर बाद मोहल्ले की सभी औरतें आती हैं और राधा तैयार होकर उनके बीच बैठती है, जिसे देखकर उसकी तारीफ करती है। देव की बहन, तुम्हारी बहू तो बड़ी ही सुंदर और संस्कारी भी लगती है। हाँ बहन, मेरे घर में तो अब 2 लक्ष्मी आ गई हैं। सभी लोग चाय नाश्ता करते हैं और फिर बहू को गिफ्ट देकर चले जाते हैं। दोपहर हो चुकी थी। तभी सोफे पर बैठा विनीत अपर्णा से कहते हैं,
अपर्णा बहू, छत पर अच्छी खासी धूप है, तुम जरा राधा बहू को छत पर घुमा कर ले आओ, इसी बहाने वो थोड़ी धूप भी सेक लेगी। अब अपर्णा राधा छत पर जाती है। राधा देखती है कि छत काफी साफ सुथरी थी। आसपास के कुछ लोग अपनी छत पर बैठकर धूप ताप रहे थे, तो कुछ लोग अपनी छत पर कपड़े सुखा रहे थे। पड़ोस की नंदिता भी अपनी छत पर रील बना रही थी। राधा ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो भी थोड़ी देर अपनी जेठानी के साथ छत पर धूप में बैठी बातें करती है, फिर नीचे आ जाती है। ऐसे ही आज का दिन खत्म हो जाता है। अगले दिन सुबह अपर्णा राधा के कमरे में आती है और कहती है, राधा तुम जल्दी से तैयार होकर रसोई में आ जाओ, आज तुम्हारा चूल्हा पूजन है। जी भाभी। अपर्णा की बात सुनकर राधा मन में सोचती है, अच्छा, इसका मतलब है कि मेरे ससुराल में गैस नहीं है बल्कि चूल्हा इस्तेमाल होता है। मैं तो खामखा डर रही थी, चूल्हे में खाना बनाने में तो डर की कोई बात ही नहीं है। अपर्णा ऐसा कहकर चली जाती है। राधा नहा धोकर तैयार होती है और रसोई में जाती है, जहां पर अपर्णा उसे आरती की थाली देते हुए कहती है, राधा ये लो आरती की थाली और चूल्हा पूजन करके खाना बनाना शुरू करो। राधा आरती की थाली लेती है और गैस के पास जाती है। वो जैसे ही गैस को देखती है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं और राधा घबराने लगती है। थोड़ी ही देर में आरती की थाली उसके हाथ से छूट जाती है और राधा चीख मारती है। फिर राधा रसोई से बाहर आती है। सभी लोग राधा का चिल्लाना सुनकर वहां इकट्ठा हो जाते हैं। तब कपिल कहता है, क्या हुआ राधा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? भैया मुझे गैस से बहुत डर लगता है, मैं गैस पर खाना नहीं बना सकती। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब अपर्णा सभी को समझाते हुए कहती है, दरअसल देवरानी जी के यहाँ पर चूल्हे पर खाना बनता है, उन्हें गैस पर खाना बनाने की आदत नहीं होगी, शायद इसीलिए यह घबरा गई। कोई बात नहीं बहू, तुम छत पर एक छोटा सा चूल्हा बनाकर वहाँ पर खाना बनाकर चूल्हा पूजन और पहली रसोई की रस्म पूरी कर लो। ऐसा कहकर सभी लोग वहां से चले जाते हैं। तब अपर्णा कहती है, चलो राधा, हम गार्डन से थोड़ी मिट्टी उठा लेते और मैं चूल्हा बनाने में तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। तब वो लोग गार्डन में जाते हैं। वहां से चूल्हे के लिए मिट्टी और कुछ ईंटें भी उठाती हैं। वहीं सासू माँ बाजार से लकड़ियां लाकर राधा को दे देती है। अब राधा ईंटों को जोड़कर उसमें मिट्टी लगाकर चूल्हा बनाती है और फिर वो चूल्हा पूजन करती है। उसके बाद वो नीचे जाकर सारा सामान ऊपर लेकर आती है और लकड़ियां लगाकर चूल्हा जलाती है। फिर खाना बनाना शुरू करती है। राधा सबसे पहले तो सरसों का साग और लौकी का रायता बनाती है, फिर वो वेज पुलाव और कढ़ी भी बनाती है और अंत में वो गरम गरम मक्के की रोटियां बनाती हैं। उसके बाद राधा सभी लोगों को आवाज देकर कहती है, आप सभी लोग ऊपर आ जाइए, खाना तैयार है। सभी लोग छत पर आ जाते हैं। तब राधा चूल्हे के पास चटाई बिछा देती है और सभी लोगों के लिए थाली परोसती है। सभी खाना खाते हैं। राधा, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। भाई, चूल्हे का खाना खिलाकर तो तुमने मेरी दादी की याद दिला दी। ऐसे ही वो भी मुझे चूल्हे पर खाना बनाकर गर्मा गर्म खिलाया करती थी। वैसे राधा, ठंड इतनी बढ़ गई है कि छत पर इस हल्की हल्की धूप में बैठकर खाना खाने में बहुत मजा आ रहा है। राधा, तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खा लो। सभी लोग खाना खा लेते हैं। उसके बाद देवकी कहती है, ठीक है राधा, हम लोग नीचे जा रहे हैं, तुम भी जल्दी से यहाँ साफ सफाई करके नीचे आ जाना, और अपर्णा तुम नीचे चलकर बाकी काम देखो। सभी लोग नीचे चले जाते हैं। तब राधा चूल्हा बुझा देती है और आसपास की साफ सफाई करके बर्तन लेकर नीचे आ जाती है और रसोई में जाकर सारे बर्तन धोकर साफ कर लेती है और उन्हें जमा कर रख देती है। फिर दोपहर में राधा अपने कमरे में जाकर आराम करती है। ऐसे ही सारा दिन बीत जाता है और शाम हो जाती है। अपर्णा रसोई में आती है तो देखती है कि राधा उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। फिर अपर्णा अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ राधा दिखाई नहीं दे रही, आपको पता है क्या वो कहाँ है? हाँ बेटा, मैंने उसे छत की तरफ जाते देखा है, शायद वो अभी भी छत के ऊपर खाना बना रही है। माँ जी, इतनी ठंड है छत पर और तेज हवाएं चल रही होंगी, राधा को खाना नीचे ही बना लेना चाहिए था। मैं जाकर देखती हूँ। अपर्णा छत पर जाती है तो देखती है कि राधा चूल्हा जलाकर चूल्हे पर खाना बना रही थी। अपर्णा को छत पर और ज्यादा ठंड लगती है। वो हाथों को बांधकर राधा के पास जाकर कहती है, अरे राधा, छत पर तो कितनी ठंड है, तुम यहाँ खाना क्यों बना रही हो? हम नीचे ही खाना बना लेते। नहीं नहीं अपर्णा भाभी, चूल्हे के पास बैठकर बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है और मुझे तो खुले में खाना बनाना बहुत पसंद है। आइए ना, आप भी चूल्हे के पास बैठिए, आपको भी ठंड नहीं लगेगी। अब अपर्णा भी चूल्हे के पास बैठ जाती है। उसे चूल्हे के पास बैठकर थोड़ा गर्म लगता है। अपर्णा कहती है, राधा, सच में छत पर खाना बनाने का भी अपना ही मजा है। देवरानी जेठानी आपस में बातें करती हैं। थोड़ी ही देर में राधा खाना बनाकर तैयार कर देती है और सभी को आवाज देकर ऊपर बुला लेती है। सभी लोग छत पर आते हैं और चटाई पर बैठते हैं। तभी राधा सभी को खाना परोस देती है और सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। कपिल खाना खाते हुए कहता है, माँ, छत पर खुले में चूल्हे के सामने बैठकर खाना खाने में बहुत मजा आ रहा है ना? हाँ बेटा, लेकिन छत पर ठंड बहुत है।
खाना खाकर सभी लोग नीचे आ जाते हैं। अगले दिन सुबह अनिल अपनी माँ के पास आता है और कहता है, माँ, राधा दिखाई नहीं दे रही है और मुझे ऑफिस के लिए देर हो रहा है और अभी तक नाश्ता क्यों नहीं लगा। तभी कपिल भी वहां जाता है और कहता है, अपर्णा जल्दी से नाश्ता लगाओ, मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए, लेट हो जाऊंगा। दोनों भाई अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तब देवकी अपर्णा से कहती है, अपर्णा बहू, जरा छत पर जाकर देख तो, राधा शायद नाश्ता बना रही है, देख उसका नाश्ता बना कि नहीं। अब अपर्णा सीढ़ियां चढ़ते हुए छत पर जा रही थी और साथ में मन ही मन में सोच रही थी, हे भगवान, राधा को नीचे खाना बना लेना चाहिए। बार बार सीढ़ियां चढ़कर छत पर जाना और नीचे आना मेरे लिए तो बड़ा ही मुश्किल है। ऊपर से ठंड के मौसम में छत पर ठंड भी लगती है। फिर अपर्णा छत पर जाती है और राधा को नाश्ता बनाते देखकर कहती है, राधा, छत पर इतनी हवाएं चल रही हैं, तुम्हें ठंड नहीं लगती क्या? नाश्ता नीचे ही बना लेना चाहिए था। भाभी, चूल्हे के पास ठंड कहाँ लगती है, और मैंने आपको बताया था ना कि मुझे खुले में ही नाश्ता और खाना बनाना अच्छा लगता है। वैसे राधा, नाश्ता तैयार होने में कितनी देर है? सभी को ऑफिस जाना है। तैयार हो गया भाभी, आप सभी को बुला लो, हवा है पर धूप भी अच्छी है। अब सब ऊपर जाते हैं और चाय के साथ पूरी और आलू की सब्जी का नाश्ता करते हैं। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। अब राधा रोज सुबह और शाम छत पर ही खाना बना रही थी। राधा को ऐसा करते लगभग एक हफ्ता गुजर गया था। आज सुबह सुबह कपिल अपनी माँ से कहता है, माँ, राधा रोज छत पर चूल्हे पर खाना बनाती है, जिसकी वजह से खाना बनने में देर हो जाती है। मैं पिछले 2 दिनों से ऑफिस के लिए लगातार लेट हो रहा हूँ और मुझे बॉस की डांट भी सुननी पड़ रही है। प्लीज आप राधा से कहकर खाना नीचे ही बनवाओ। हाँ बेटा, मैंने अनिल से कहा है, आज वो राधा से बात करेगा। तभी राधा आवाज देकर सभी को खाने के लिए बुलाती है। तब राधा के ससुर विनीत कहते हैं, अरे देवकी, मेरे पैरों में तो सीढ़ियां चढ़कर दर्द होने लगा है। आज मैं छत पर नहीं जा पाऊंगा। तुम लोग चले जाओ और मेरा नाश्ता नीचे ही ले आना। अपर्णा बहू, आज तो मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, इसीलिए मैं छत पर नहीं जा पाऊंगी। ऐसा कर कि तो हमारा खाना नीचे ही ला दे। अपर्णा, ऊपर जा रही हो तो हम सभी का नाश्ता भी नीचे ही ले आना, तब तक मैं ऑफिस के लिए तैयार हो जाता हूँ। अपर्णा छत पर जाती है और राधा से कहती है, राधा, सभी लोगों को आज अपना नाश्ता नीचे ही चाहिए, तो चलो हम दोनों ही सारा नाश्ता उठाकर नीचे पहुंचा देते हैं। अपर्णा भाभी, मैं ऐसा करती हूँ कि गरम गरम रोटियां बनाती हूँ और आप सारा खाना नीचे पहुंचा दो। ठीक है राधा, तो फिर तुम रोटियां बनाओ, मैं खाना नीचे पहुंचाती हूँ। अब राधा रोटियां बनाना शुरू करती है और अपर्णा सारा खाना उठाकर सीढ़ियों से नीचे ले आती है। पहले वो सब्जी लाकर नीचे रख देती है, फिर वापस सीढ़ियां चढ़ती है और अपने मन में सोचती है, राधा ने तो परेशान कर रखा है, जबरदस्ती ऊपर खाना बनाती है और अब तो मुझे खाना लेकर नीचे भी आना पड़ रहा है। एक तो ठंड का मौसम है, ऊपर से सीढ़ियां चढ़ने में तो मेरे पैर ही दुख गए। अब मैं कैसे समझाऊं राधा को कि छत पर खाना बनाना बेवकूफी के सिवा कुछ नहीं है। फिर अपर्णा छत पर जाती है और बारी बारी करके दाल, चावल, रोटी और बाकी का खाना भी उठाकर नीचे ले आती है। तब तक राधा भी नीचे आ चुकी थी। अपर्णा काफी थक चुकी थी, फिर भी वो सबको नाश्ता लगाती है। सभी लोग नाश्ता करते हैं। फिर अनिल राधा से कहता है, राधा, तुम्हें छत पर खाना बनाते 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है, अब तुम नीचे ही खाना बनाना शुरू करो। लेकिन अनिल, छत पर मुझे खाना बनाने में कोई एतराज नहीं है और चूल्हे का खाना तो बहुत अच्छा लगता है। बहू, छत पर खाना बनाने और आने जाने में काफी समय बर्बाद होता है, साथ ही सभी को परेशानी होती है। इससे बेहतर तो यही है कि तुम गैस चूल्हे पर ही खाना बना लिया करो। सभी की बात सुनकर राधा चुप हो जाती है, पर वो नहीं सुनती और छत पर खाना बनाना चालू रखती है, जिसकी वजह से अब चूल्हे में से काफी धुआं निकलता है। उस धुएं से आसपास में छत पर सूख रहे कपड़े काले हो जाते हैं और अब जब हवाएं चलती हैं तो चूल्हे की राख आस पड़ोस के लोगों की छत पर जाती है और गंदगी मच जाती है, जिससे परेशान होकर दोपहर में मोहल्ले की कुछ औरतें देवकी के पास आती हैं और बैठती हैं। तभी शोभा कहती है, देवकी बहन, आजकल तुम अपनी बहू से छत पर खाना क्यों बनवा रही हो? शोभा बहन नई बहू गांव से है ना, इसीलिए उसे छत पर खाना बनाना पसंद है। देवकी बहन, तुम्हारी पसंद के चक्कर में सारी कॉलोनी के लोग परेशान हो रहे हैं। एक तो तुम्हारी छत पर चूल्हा जलता है तो इतना धुआं उठता है कि हम सबको परेशानी होती है, ऊपर से राख उड़ती है वो अलग। देखो देवकी बहन, हमारे बहुत पुराने संबंध है, हम नहीं चाहते कि वो खराब हो, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके आप अपनी छत पर खाना बनवाना बंद कर दो। छत पर खाना बनवाकर आप अपनी छत तो गंदी कर ही रही हो, साथ में राख उड़ने से हम लोगों की छत पर भी गंदगी फैल रही है। ठीक है शोभा बहन, मैं आज अपनी बहू को मना कर देती हूँ कि वो छत पर खाना ना बनाए। सभी औरतें चली जाती हैं, जिसके बाद देवकी राधा के कमरे में जाती है और बैठकर उसे समझाते हुए कहती है, राधा बहू, तुम्हारी छत पर खाना बनाने की वजह से कॉलोनी वालों को भी बहुत परेशानी हो रही है, इसीलिए तुम आज से छत पर खाना बनाना बंद कर दो। माँ जी, छत पर खाना बनाने की वजह से भला किसी को क्या परेशानी हो सकती है?
राधा बहू, समझने की कोशिश करो। गांव की बात अलग है, वहाँ पर गैस चूल्हा नहीं होता, सहूलियत नहीं होती। लेकिन जब शहर में गैस चूल्हा है और सारी सहूलियतें हैं, तो तुम्हें चूल्हे पर खाना क्यों बनाना है? गैस पर खाना बनाना चूल्हे पर खाना बनाने की अपेक्षा ज्यादा सरल और समय की बचत करने वाला होता है। इसीलिए कल से तुम गैस पर ही खाना बनाना। ऐसा कहकर देवकी वहां से चली जाती है। तब राधा मन में सोचती है, मैं भाभी से कहूंगी कि वो खाना बना ले और मैं बाकी के काम कर लूंगी। शाम को अपर्णा राधा के पास आकर कहती है, राधा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए तुम रसोई में जाओ और खाना बना लो। मैं अपने कमरे में थोड़ा आराम कर लेती हूँ। जी भाभी। ऐसा कहकर अपर्णा अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। राधा रसोई में जाती है और गैस को देखते हुए अपने आप से कहती है, नहीं नहीं नहीं, मैं गैस पर खाना नहीं बना सकती। ऐसा करती हूँ कि चूल्हे पर ही खाना बना लेती हूँ। ऐसा कहकर राधा फिर से छत पर जाकर चूल्हा जलाती है और वहीं पर खाना बनाने लगती है। रात हो चुकी थी और सभी लोगों को भूख लगी थी। अपर्णा अपने कमरे से बाहर आती है। तब विनीत अपर्णा से कहता है, बहू, मुझे भूख लग रही है और राधा बहू ने आज फिर से छत पर खाना बनाया है, लेकिन इस ठंड में तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं छत पर नहीं जाऊंगा। तो तू ऐसा कर कि खाना नीचे ही ला दे। ये सुनकर अपर्णा कहती है, क्या आज फिर राधा ने छत पर ही खाना बना लिया? ठीक है पिताजी, मैं देखती हूँ। अब अपर्णा सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर छत पर जाती है और देखती है कि राधा छत पर खाना बना रही थी। वो गुस्सा होते हुए कहती है, ये क्या है राधा, तुम्हें छत पर खाना बनाने के लिए मना किया था ना, फिर भी तुम छत पर ही खाना बना रही हो। क्या करूं भाभी, मुझे गैस से डर लगता है। मैंने सोचा था कि आप खाना बना लेंगी और मैं आपकी मदद कर दूंगी, लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मजबूरी में मुझे छत पर खाना बनाना पड़ा। अच्छा ठीक है, अब तुम जल्दी से रोटियां बना लो, तब तक मैं खाना नीचे लेकर जाती हूँ, सभी को भूख लगी है। ऐसा कहकर अपर्णा सब्जी का बर्तन उठाती है और सीढ़ियों से नीचे उतरती है। अचानक अपर्णा का पैर फिसल जाता है और अपर्णा गिर जाती है। सभी लोग दौड़कर वहां आ जाते हैं। कपिल अपर्णा को गोद में उठाता है और फिर अपने कमरे में ले जाता है। तब तक राधा भी छत से आ जाती है। देवकी राधा से कहती है, राधा बहू, तुमने देखा ना कि छत पर खाना बनाने की वजह से ये क्या हो गया। अब तो सारा काम तुम्हें ही संभालना होगा, क्योंकि अपर्णा बहू के पैर में मोच आ गई है तो वो काम नहीं कर सकती। राधा को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है। थोड़ी देर बाद राधा छत पर जाती है और सारा खाना नीचे लेकर आती है और सभी को खाना खिला देती है। अगली सुबह राधा जल्दी उठती है और छत पर जाकर खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद कपिल हीटर के पास बैठी अपनी माँ के पास आता है और कहता है, माँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है, नाश्ता कब तक मिलेगा? बेटा राधा अकेली छत पर खाना बना रही है, अगर वो खाना नीचे लेकर आएगी तो बहुत देर हो जाएगी, हम सबको ऊपर जाकर खाना पड़ेगा। सभी लोग सीढ़ियां चढ़कर छत के ऊपर जाते हैं। फिर राधा चटाई बिछाकर सभी के लिए खाना लगाती है। सभी लोग खाना खा लेते हैं। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और सभी छत पर चूल्हे पर खाना बनने की वजह से बहुत परेशान हो जाते हैं। आज अपर्णा भी ठीक हो चुकी थी, पर वो छत पर से सामान लाने से मना कर देती है। तो राधा लेकर खाना नीचे आती है। विनीत हॉल में बैठा हुआ था, तभी अचानक उसे बहुत तेज खांसी आने लगती है। अपर्णा जल्दी विनीत के लिए पानी लाती है। विनीत पानी पीता है और फिर कहता है, अरे, ठंड में छत पर जाकर खाना खाने की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई है। यह सुनकर अनिल बहुत गुस्सा होता है और राधा पर चिल्लाते हुए कहता है, राधा, तुम्हें इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है कि तुम्हें छत पर खाना नहीं बनाना है, बल्कि रसोई में जाकर गैस पर खाना बनाना है? अनिल, मुझे गैस चूल्हे पर खाना बनाने से डर लगता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? एक नंबर की गांव की गवाह लड़की हो तुम। सारी दुनिया गैस चूल्हे पर खाना बना रही हो और तुम हो कि तुम्हें चूल्हे पर खाना बनाना है। मेरी ही गलती थी कि मैंने एक गांव की गवाह लड़की से शादी की। अगर आज के बाद तुमने चूल्हे पर खाना बनाया ना, तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, समझी तुम? अनिल ऐसा कहकर गुस्से से बाहर चला जाता है। राधा वहां खड़ी रोती रहती है। थोड़ी देर बाद राधा भी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तब अपर्णा अपने सास ससुर से कहती है, माँ, पिताजी, राधा के गैस चूल्हे से इतना डरने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। हाँ बहू, मुझे भी यही लगता है। तू ऐसा कर कि बहू के कमरे में जा और प्यार से उससे पूछ कि आखिर क्या वजह है कि वो गैस पर खाना बनाने से डरती है। ठीक है माँ जी, मैं अभी जाकर राधा से पूछने की कोशिश करती हूँ। अपर्णा राधा के कमरे में जाती है तो देखती है कि राधा रो रही है। अपर्णा उसके पास बैठती है और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, राधा, तुम्हें इतना दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। देवर जी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने तो गुस्से में ऐसा कह दिया। मैं क्या करूं भाभी, मैं खुद भी चाहती हूँ कि मैं गैस चूल्हे पर खाना बनाऊं, लेकिन मुझे गैस चूल्हे पर खाना बनाने से बहुत डर लगता है। लेकिन राधा, मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें आखिर गैस चूल्हे पर खाना बनाने से इतना डर क्यों लगता है? भाभी,
हमारे गांव में तो सबके यहाँ चूल्हे पर ही खाना बनता है, लेकिन एक दिन हमारे गांव के साहूकार रणजीत सिंह के यहाँ पर गैस चूल्हा और सिलेंडर आया। रणजीत सिंह की पत्नी बहुत खुश थी। हमारे गांव में उनके सिवा किसी के यहाँ गैस सिलेंडर और चूल्हा नहीं था, इसीलिए गांव की सभी लड़कियां उनके घर उनका गैस चूल्हा और सिलेंडर देखने पहुंची। रणजीत सिंह की पत्नी नम्रता सभी को गैस चूल्हा सिलेंडर दिखाते हुए बोली, आज से हमारी रसोई में इसी गैस चूल्हे पर खाना बनेगा। ये देखकर गांव की सभी लड़कियां बहुत खुश हो रही थी और राधा भी बहुत खुश हो रही थी। फिर उसने नम्रता से कहा, नम्रता भाभी, आपको देखकर अब धीरे धीरे गांव के सभी लोग गैस चूल्हा मंगवाएंगे। मैं भी अपने पिताजी से कहकर गैस चूल्हा मंगवाऊंगी। उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए। अगले दिन गांव में चारों तरफ हाहाकार मच गया जब गांव वालों को ये पता चला कि नम्रता गैस चूल्हे पर खाना बना रही थी और तभी सिलेंडर फट गया और उनका सारा परिवार उस सिलेंडर के फटने से जलकर मर गया। अब आप ही बताइए अपर्णा भाभी, अगर मुझे गैस चूल्हे और सिलेंडर से डर लगता है तो उसमें मेरी क्या गलती है? राधा, तुमने अपने मन में इतना बड़ा डर छुपा कर रखा था और कभी हमें बताया तक नहीं। भाभी, मुझे ऐसा लगता था कि आप लोग पता नहीं ये सुनकर मेरे बारे में क्या सोचोगे, इसीलिए मैंने कभी बताने की हिम्मत नहीं की। राधा, तुम्हारा डरना सही है, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात बताओ कि सड़क पर रोज लाखों गाड़ियां चलती हैं और सैकड़ों एक्सीडेंट भी होते हैं, तब भी क्या लोग गाड़ी चलाना छोड़ देते हैं? नहीं भाभी, अरे वो लोग गाड़ी चलाना छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि अगर सभी ने डर कर गाड़ी चलाना छोड़ दिया तो हमारा जीवन तो रुक जाएगा। देखो राधा, गांव में साहूकार की पत्नी और उसके परिवार के साथ जो हुआ वो एक हादसा था। किसी कारण की वजह से वो हुआ होगा। हमें गैस चूल्हा इस्तेमाल करते हुए सावधानी रखनी होती है, जो उन्होंने नहीं रखी। अगर हम सावधानी रखकर काम करें तो ऐसे हादसे क्यों होंगे भला? हाँ भाभी, आप सही कहती हो, मुझे अपने डर पर काबू पाना होगा। राधा, तुम सुकून से सो जाओ। कल सुबह मेरे साथ रसोई में चलना, हम दोनों मिलकर गैस पर खाना बनाएंगे और तुम अपने डर से बाहर आ जाओगी। ये बात सुनकर राधा अपनी जेठानी को गले से लगा लेती है। उसके बाद अपर्णा राधा के कमरे से बाहर चली जाती है। तब राधा अपने मन में सोचती है, अपर्णा भाभी सचमुच कितनी अच्छी है, वो मुझे कितनी अच्छी तरह से समझा रही थी। मैं भी अपने आप से वादा करती हूँ कि मैं भाभी के साथ गैस चूल्हे पर खाना जरूर बनाऊंगी, चाहे मुझे कितना ही डर लगे। अगले दिन राधा सुबह उठती है और नहा धोकर रसोई में पहुंचती है, जहां अपर्णा नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही थी। अपर्णा राधा को देखकर कहती है, आओ आओ राधा, देखो मैंने सब्जियां काट ली हैं, आटा भी गूंथ लिया और सारी तैयारी कर ली है। अब तुम गैस जलाओ और हम खाना बनाना शुरू करते हैं। राधा गैस चूल्हे के पास जाती है। उसे गैस को देखकर फिर से घबराहट होने लगती है। तब अपर्णा राधा का हाथ पकड़ती है और कहती है, राधा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये लो लाइटर और गैस जलाओ। राधा डरती हुई लाइटर लेती है और अपर्णा की तरफ देखती है। फिर राधा गैस जलाती है और अपर्णा के साथ खाना बनाना शुरू करती है। थोड़ी ही देर में राधा को ठीक लगने लगता है। तब राधा अपर्णा से कहती है, भाभी, अब मुझे डर नहीं लग रहा है, मुझे घबराहट भी नहीं हो रही है। मैं गैस चूल्हे पर आराम से खाना बना सकती हूँ। थैंक यू सो मच भाभी, अगर आप नहीं होती तो मैं जीवन में कभी भी गैस चूल्हे पर खाना नहीं बना पाती। अरे राधा, इसमें थैंक यू की क्या बात है, चलो अब हम सभी का खाना लगाते हैं। अब राधा और अपर्णा मिलकर सभी को खाना लगा देती हैं। सभी लोग ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं कि राधा ने गैस चूल्हे पर खाना बनाया है। तब देवकी कहती है, राधा, मुझे बहुत खुशी है कि आखिर तुमने गैस चूल्हे पर खाना बना ही लिया। माँ जी, अनिल, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत परेशानी हुई। नहीं राधा, इसमें गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि हमारी भी है। अपर्णा ने हमें सब कुछ बता दिया था कि तुम क्यों गैस चूल्हे पर खाना बनाने से डरती थी। हमें भी इस बात को समझना चाहिए था। उन लोगों की बात को बीच में काटते हुए अनिल कहता है, अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन कल हमें छत की साफ सफाई करनी होगी। कॉलोनी वालों की बार बार शिकायतें आ रही हैं। क्यों ना हम कल छत की साफ सफाई करके अपनी कॉलोनी वालों को छत पर खाना खिला दे, इससे उनकी शिकायत भी दूर हो जाएगी और छत की साफ सफाई भी हो जाएगी। सभी लोग इस बात पर सहमत होते हैं। अगले दिन सभी लोग छत की साफ सफाई करते हैं और कॉलोनी वालों को छत पर बुलाकर सभी को खाना खिलाते हैं। कॉलोनी वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं और इस तरह दोनों बहुएं आपस में मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगती हैं।